प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 से अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ये नए सिलेबस से हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है, जिसमें कुछ जो पोर्शन है वो कट चुका है, उसी में ये देखिए नई बुक से हमने ये लिया है, जिसमें रैशनलाइज्ड 2023-24 से लिया गया है। तो नए सिलेबस में ये है प्रश्नावली 1.1, जो पहले प्रश्नावली 1.2 हुआ करती थी। क्योंकि 1.1 अब कट चुकी है, तो अब ये बन गई 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 140 को ऐसे लिखेंगे और अभाज्य संख्याओं के द्वारा, जैसे सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 से भाग होता है, 2 से 70, फिर 2 से भाग करेंगे 70 को तो 35। अब 35 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से 35 और 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड बन गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जो सभी अभाज्य हैं। तो 2 दो बार है, तो 2 की शक्ति 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। करेंगे अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 156। तो उसी प्रकार 156 को भी 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 और 13 पे विभाजित होगा। तो 156 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 13, या 2 की पावर, क्योंकि 2 दो बार है, तो 2 की बार 2 गुना 3 गुना 13। तो ये आंसर हो गया 156 का। करेंगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 38 25, 3825। तो 3825 देखेंगे किससे विभाजित हो रहा है। तो ये 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 सता 21, 3 पंजे 15। फिर इसके बाद फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 15। अब ये 5 से विभाजित होगा, 5 से 5 8 40, 5 से फिर 5 से 3, 5 से 35 और फिर लास्ट में 17 से। तो इस प्रकार 38 25 के बने 3 गुना 3, 2 बार 5 और गुना में 17। तो 3 गुना 3 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और 5 गुना 5 को 5 की 2 गुना में 17। तो इस प्रकार से ये अद्वितीय गुणनखंड बन गए 3825 के। चौथा भाग है 5005। तो 5005, सबसे पहले 5 से 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। उसके बाद ये 7 पे विभाजित हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ पर, 7 चौक 28, 2 7 21। अब ट्राई ऐसे करेंगे तो 11 से हो जाएगा, 11 एकम 11, 3 11 33, 13 से। तो इस प्रकार प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि संख्या कर करके देख लेते हैं कि किससे जाएगा। तो 5005 को हम लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13, कि हमने अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित कर दिया है। पांचवें भाग को करते हैं 7429। 7429 को इस तरह सभी संख्याओं से ट्राई करते हुए हमें जाकर मिलेगा ये 17 से विभाजित हो रहा है। तो 17 चौके 68,
6 इस तरह से, इस तरह 51, फिर 7 पे, और ये संख्या आ जाएगी 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 57, और 23 किसी से भाग नहीं होता, अपने आप से ही भाग हुआ, खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 7429 को लिखेंगे 17 गुना 19 गुना में 23। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित कर दिया। पहले क्वेश्चन के ये 5 भाग थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है। यानी कि 2 पार्ट है, पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर चेक करना है क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है। तो हमें 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है और फिर जांच करनी है। तो LCM HCF निकालने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करेंगे। तो 26 2 से करेंगे, 13 से, इसी तरह 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, तो 13 1 से। तो पहली संख्या को हम A मान लेते हैं, मान लिया A 26 है और B है 91। तो 26 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना में 13, और दूसरी संख्या हमने B मान ली 91, उसको लिखेंगे 7 गुना में 13। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे हमें नजर आ रहा है कि 13 दोनों में ही है, तो HCF आ गया यहाँ पर 13, जो दोनों में कॉमन है, साझा है। अब हमें लिखना होता है LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में दोनों संख्याओं में जो भी गुणनखंड आए हैं वो सब लिखें, जैसे जो कॉमन है या नहीं है। जैसे 2 आया है, 13 भी है, 7 है, यही है 2, 13 और 7। इनकी क्या लिखनी, बड़ी से बड़ी पावर लिखनी होती है। तो एक ही है पावर तो यहाँ पर, तो ये इनको गुणा कर देंगे हम, 13 और इस 2 की पहले 26, फिर 7 से, 7 से 42, 7 दूनी 14 और 4 182। तो ये आ गया हमारा LCM। HCF 13 है और LCM है 182। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है HCF गुणा LCM के, यानी दो संख्या जो A और B हमने मान ली, यानी कि 26 गुणा में 91 बराबर है HCF 13 गुणा में 182। तो इनकी जांच कर लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। इधर पहले 26 की और 91 की गुणा कर लेते हैं। तो ये आ गई 26 और 91 की 2366। इसी प्रकार 13 की और 182 की कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, 13 की 2, 13 दूनी 26, 2 13 104 और 2 106, 10 13 कम 13 और 10 23। तो ये भी कितनी आ गई, 2366। तो दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो यही हमें जांच करनी थी कि A गुणा B, यानी कि दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है HCF गुणा LCM के। यानी पहले HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है। LCM के लिए दोनों संख्याओं के गुणनखंड लेने हैं और उनकी बड़ी से बड़ी पावर, 2 की दोनों में बड़ी पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, 13 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। तो अगला भाग करते हैं। दूसरा भाग है 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 255, फिर 255 3 से विभाजित होगा, 85 5 से और 17 17 से होगा। इसी प्रकार 92 के भी कर लेते हैं। तो पहले 2 से 46 आ जाएगा,
और 23 23 से ही। तो 510 को हम ए संख्या मान लेते हैं और बी मान लेते हैं 92 को। तो 510 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 में 2 2 बार है तो 2 की शक्ति 2 और गुणा में 23 लिख लेंगे, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 23, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे या ऐसे। तो सबसे पहले HCF लिखेंगे। HCF में दोनों में कॉमन देखना होता है, तो यहाँ पर 2 दोनों संख्याओं में आ रहा है, यहाँ पर इसके अलावा 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो HCF बस 2 ही है। तो HCF दोनों संख्याओं का है 2। अब हमें लेना LCM। तो LCM में जो इनके अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, जैसे 2 है, 3 भी है, 5 है, 17 है और 23, चाहे वो A का हो चाहे B का हो, वो लेने हैं और उनकी लेनी है हाईएस्ट पावर। अब 2 की यहाँ पर 1 है पावर और यहाँ पर 2 है, तो हम 2 लेंगे, यहाँ पर जो बड़ी शक्ति है वो ली जाएगी। HCF में छोटी ली जाती है कॉमन की, जैसे कॉमन 2 था, अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ 1 है तो 1 ली जाएगी, यहाँ पर 1 ली। LCM में कॉमन है या नहीं है सभी गुणनखंड लेने हैं और बड़ी शक्ति लेनी है। तो अब इनको गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 4, 5 की 3 से 15 गुना 17 गुना 23, सभी को गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार इन सब की गुणा करने पर आ जाएगा 23,460, ये आ गया हमारा LCM और HCF था 2। तो अब हमें चेक करना है कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होगी HCF गुणा LCM के। तो पहली संख्या A थी 510 और दूसरी संख्या B 92, HCF 2 और LCM 23,460। तो 23,460 की 2 से गुणा कर लेते हैं, 46,920 आएगी। और 510 की 92 से करेंगे गुणा, ये भी 46,920 ही आएगी। तो यानी कि दोनों बराबर हैं। तो अतः हमने चेक किया कि हाँ, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है HCF गुणा में LCM के। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग 336 और 54 है। तो 336 के गुणनखंड करेंगे 2 से, फिर 2 से, तीन से और इसी प्रकार 54 के भी करेंगे। सबसे पहले 2 से, 3 से, तो इस प्रकार हमने किए। तो 336 को A ले लेते हैं और A में देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 की पावर 4 गुणा में 3 है एक बार और एक बार है 7। B ले लेते हैं 54 को और 54 में 2 एक बार है, 3 3 बार है। तो अब HCF के लिए HCF में कॉमन फैक्टर देखना है, तो 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा में 3। तो पहले 2 की छोटी पावर, छोटी शक्ति, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो 1 ली जाएगी। 3 की यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, तो छोटी पावर लेते हैं HCF में। तो इस प्रकार 2 गुणा में 3 HCF आ गया 6। अब LCM में हमने सभी गुणनखंड लेने हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो 2 है, 3 है और 7, बस 3 ही हैं, 2 3 और 7। अब इनकी बड़ी पावर लेनी है, तो 2 की दोनों में पावर 4 है, 3 की यहाँ 1 है और यहाँ 3, 7 की 1 ही है। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 की 4 16 होगा, 3 3 9 27 होगा और गुणा में 7, तीनों को गुणा कर लेते हैं।
तो इस प्रकार इन तीनों की गुणा करके आ गया 3024। तो हमारा LCM हो गया 3024 और HCF हो गया 6। तो अब हमें चेक करना है कि A गुना B बराबर HCF गुना में LCM। तो जो हमारी पहली संख्या है वो है 336 और दूसरी संख्या है 54। तो इन दोनों की गुणा हम करेंगे 336 की 54 से, वो आ जाएगी 18144। और दूसरी तरफ HCF 6 है और LCM है 3024। तो गुणा करते हैं 6 चौक 24, दूनी 12 और 2 14, 1 6 18। तो ये भी 18,144 यानी कि बराबर है। तो यानी कि हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है। दोनों HCF और LCM की गुणा जो दी हुई संख्याएं थी और भी उनकी गुणा के बराबर है। तो ये था दूसरे का तीसरा भाग। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। अब की बार संख्याएं 3 दी हैं, तो इनके भी उसी विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तीसरे का पहला भाग। तीनों के उसी प्रकार गुणनखंड कर लेंगे, 12, 15 और 21 के। तो 2 से 3 5 15, 21 को 3 से, तो 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3, क्योंकि 2 बार है 2। इसी प्रकार 15 को 3 गुना में 5 और 21 को 3 गुना में 7। तो हमें लेना है HCF। HCF के लिए जो तीनों में होनी चाहिए ऐसा गुणनखंड और उसकी सबसे छोटी पावर, छोटी शक्ति, तो 1 है, सबसे छोटी 1 ही है और कोई कॉमन नहीं है, साझा नहीं है, ये HCF। LCM के केस में सभी गुणनखंड लेने होते हैं, 2 भी लिया जाएगा, 3 भी, 5 भी और 7 भी। और इनकी बड़ी पावर, बड़ी शक्ति, 2 की सबसे बड़ी शक्ति 2 है, 3 की 1 ही है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। तो इस प्रकार 2 की पावर 2 4, 5 की 3 से गुना 15 गुना में 7, 60 गुना 7, 420। ये आ गया LCM और ये था हमारा HCF। तो यही ज्ञात करना था HCF और LCM। तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग था। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग 17 है, 23 और 29। तो 17 और किस संख्या से विभाजित नहीं होता, 17 पे ही। इसी प्रकार 23 भी 23 पे होता है और 29 भी 29 से। तो 17 को क्या लिखेंगे, 17 गुना 1 और 23 को 23 गुना 1 और 29 को भी 29 गुना 1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इनमें कॉमन जो संख्या है केवल 1 ही है, तो HCF आ गया है 1। और LCM में सभी गुणनखंड लिखेंगे 17, 23 और 29। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुणा में 1 ही आ जाता है। तो इस प्रकार सभी को गुणा कर लेंगे, 17, 23, 29 को 11,339 आ जाएगा इनका LCM। तो HCF 1 हुआ और LCM 11,339। तीसरे क्वेश्चन के तीसरे भाग में 8, 9 और 25 है। तो 8 के गुणनखंड हमने कर लिए, 9 के करेंगे 3 3 9 और 25 के 5 से। तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 की शक्ति 3। 9 को 3 2 बार है और 25 को 5 की 2। तो यहाँ पर 1 भी था, 1 1 हम लिख सकते हैं। तो HCF में देखेंगे कॉमन, तो कॉमन सिर्फ 1 ही है, तो इस प्रकार HCF है और कोई संख्या ऐसी साझी नहीं है। LCM में गुणनखंड 2, 3 और 5 थे, तो 2 की
हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी शक्ति 3 थी, 3 की सबसे बड़ी संख्या 2 और 5 की शक्ति 2। तो इस प्रकार 2 की पावर 3 8 होता है, 3 गुणा 3 9, 5 की 2 25 होता है। तीनों की गुणा करेंगे, 25 200, 200 गुणा 9 1800। तो एलसीएम आ गया है 1800 और एचसीएफ 1। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। हमें इन्हीं दो संख्याओं का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं भी एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए है 306 और दूसरी संख्या 657 को हम बी ले लेते हैं। तो हमें पता है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं की गुणा, यानी ए गुणा बी को। ये हम पहले सिद्ध भी कर चुके हैं, हमने एक क्वेश्चन में करके देखा था कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होती थी एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो एचसीएफ तो यहाँ पर हमें 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें निकालना है। पहली संख्या ए क्या है हमारी 306 और दूसरी 657 दी हुई है, यानी दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। अब दोनों तरफ 9 से भाग कर लेते हैं, 9 ताकि ये 9 कट जाए। दोनों तरफ 9 से हमने भाग कर दिया, तो 9 से 9 कट गया, यानी कि एलसीएम बराबर आ गया 306 गुणा 657 बटे में 9। तो इस प्रकार 9 से काट लेते हैं, 9 से 63, 2 9 27। तो एलसीएम आ गया 306 गुणा में 73। इन दोनों की गुणा करके आ जाएगा 22 3 3 8। तो हमारा एलसीएम आ गया 22,338। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ था, तो इसको लिखेंगे कैसे? एलसीएम कौन सी संख्याएं थी? 306 और 657 बराबर 22,338। ऐसे लिख देते हैं कि एलसीएम इन दो संख्याओं का बराबर है। ये उत्तर है। 5वें क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करनी है कि 6 की शक्ति n हो, n कोई प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जब हम उसको हल करेंगे तो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करनी है 6 की शक्ति n की। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n क्या? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या है, n कोई भी हो सकती है। और जांच करनी है 6 की पावर n की, 6 की शक्ति, यानी 6 की 1, 6 की शक्ति 2, 6 की 3, कुछ भी। क्या उसके आखिर में 0 आ सकता है? तो देखिए 0 जिन संख्याओं के आखिर में आता है, तो जैसे 10 है, 20 है, 30 है, जिनके आखिर में 0 आता है, ये रफ काम में हम करके देख रहे हैं। तो 10 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा में 5, 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5, इसके 2 गुणा 3 गुणा में 5, इस तरह से बनते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जिनके आखिर में 0 आता है उनमें 2 जरूर मिलता है, उनमें 5 भी जरूर एक गुणनखंड होता है। तो यानी कि हमें पता चल गया जिनके आखिर में, जिन संख्याओं के आखिर में 0 होता है उनमें 2 और 5 एक गुणनखंड होना जरूरी है। तो 6 की पावर n में देखें हम, 6 के करें 2 गुणा 3, ऐसे बनते हैं। तो 6 की n में गुणनखंड क्या है? 2 तो है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे कैसे? 6 की पावर n में गुणनखंड 2 व 3 है, क्योंकि किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए
गुणनखंड 2 व 5 होने आवश्यक हैं। अतः 6 की शक्ति n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें गुणनखंड 2 है, 5 भी होना चाहिए था। तो क्योंकि हमने चेक कर लिया था कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो इस प्रकार से लिखना है कि 0 पर समाप्त नहीं होगी ये संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और एक दूसरी और संख्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये तो बताया कि भाज्य हैं, तो हमें बताना है कि क्यों है भाज्य संख्याएं। तो हमें इन संख्याओं को भाज्य बताना है, क्यों है। तो पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे भाज्य में कुछ संख्याएं ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 12 है, 14 है, चलिए 9 भी ले लेते हैं। ये सब भाज्य संख्या है। तो इनमें खास बात क्या है, जैसे 9 को लिखा 3 गुना 3, 10 को 2 गुना 5, 12 को भी इस तरह लिखा, 14 को लिखेंगे। तो इन सब में क्या खास बात है कि इनके जो गुणनखंड हैं एक और इनके अलावा मिल रहा है, जैसे 3 मिल रहा है। 10 में भी 10 और 1 के अलावा 2 और 5 हैं। 12 और 1 के अलावा 2 हैं, 3 हैं। 14 के भी गुणनखंड हैं। इसके अलावा जैसे अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह की संख्याएं। इनमें 5 के गुणनखंड 1 और 5 ही हैं। 7 में 1 और 7 है, तो 11 में 1 और 11 है। तो यानी कि इनमें बस इनके जो गुणनखंड होते हैं 1 और अपने आप ही से ही भाग होती हैं और किससे विभाजित नहीं होती। तो ये फर्क है भाज्य और अभाज्य में। तो इसके आधार पर ही हम चेक करेंगे कि ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ पर हम देखें 2 पद हैं, तो 13 पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो 13 को हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पर बचा 7 गुना 11, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 13 के बाहर जाने से 1 आ जाएगा। तो 13 11 की 7 से 77 जमा में 1, तो यहाँ पर आ गया 13 गुना में 78। अब देखिए ये जो संख्या थी, इस संख्या के गुणनखंड 13 और 78 बन रहे हैं। 78 के भी आगे गुणनखंड बन जाएंगे। तो यानी कि 1 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। यहाँ पर तो केवल और केवल क्या बन रहे थे इनके, बस 2 ही गुणनखंड बन रहे थे। 1 और अपने आप तो होता ही है सभी का। तो उसके अलावा भी हमने 2 गुणनखंड ढूंढ दिए, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या के अपने आप और 1 के अलावा 2 गुणनखंड 13 व 78 हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। वैसे आगे 78 के भी और बन सकते हैं, तो यहाँ 2 ही काफ़ी हैं, 2 हमने लिख दिए। तो 1 भी लिख देते तो चलता कि भाई ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरी संख्या को देखेंगे, इसको लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5, 3 गुना 2 गुना 1 जमा में 5। इसमें भी 1 यहाँ पर संख्या है और एक ये 5 है। तो दोनों में से 5 को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6, यहाँ पर 1 ही रह गया, 5 बाहर आ गई। 4 गुना 3, 2 गुना 1 जमा, यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार 7 जमा 1, इन सब की गुणा कर लें तो हमारे पास ये आएगा 1008 प्लस 1। तो अब 7 इन दोनों को जोड़ें तो 1009।
तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक गुणनखंड इसका 7 है और एक 1009 है, तो इसके 2 गुणनखंड हैं इस संख्या के, अतः ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे कि भाई 7 व 1009 दी हुई संख्या के गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या अभाज्य नहीं बल्कि क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो पहले लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लिया गया समय 18 मिनट दिया हुआ है और रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने का लिया गया समय 12 मिनट दिया हुआ है। तो हमें ये दिया है कि एक मैदान ऐसे चक्कर लगाना है दोनों को, दोनों यहाँ से एक जगह से शुरू करते हैं। तो सोनिया की जो चाल है वो कम होगी क्योंकि ये 18 मिनट ले रही है, और रवि की चाल ज़्यादा होगी क्योंकि ये 12 मिनट में ही चक्कर लगा देता है, ये इससे आगे निकल जाएगा जल्दी। मान लो ए बिंदु से चलते हैं, अब ये कब मिलेंगे, वैसे तो ये पकड़ नहीं सकती इसको, तो हमें ये यहीं पर जब पूरे कंप्लीट इनके चक्कर होंगे तभी मिल पाएंगे। तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। जैसे 18 को हम गुणनखंड के में ब्रेक करेंगे, 2 गुना 3 गुना में 3, यानी 2 गुना 3 की शक्ति 2। इसी प्रकार 12 को 2 गुना में 3, 2 की 2 गुना 3। तो इनका HCF तो बन रहा है, 2 कॉमन है और 3 6, और LCM इनका बनेगा 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की भी हाईएस्ट, यानी 4 गुना 9 36। तो मतलब 36 मिनट में दोनों इकट्ठे मिलेंगे। कैसे? सोनिया जो कि 18 मिनट में लगाती थी चक्कर, तो 18 गुना 18 36, 2 चक्कर पूरे करेगी। उसी समय रवि यानी कि जो कि 12 मिनट में करता था, वो 36 में अपने 3 चक्कर पूरे कर चुका होगा। ऐसे जब घूमते घूमते सोनिया के 2 पूरे होंगे 36 मिनट में, उसी समय रवि के 12-12 मिनट में एक एक चक्कर पूरा करके 3 पूरे होंगे और दोनों मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर हुआ 36 मिनट के बाद दोनों फिर उसी जगह पर मिल जाएंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल। सभी 7 क्वेश्चन हमने इसमें हल करा दिए हैं।